नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आर्ट फाउंड्री में। मैं राजकुमार वर्मा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। और ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। और हमारा पहला जो टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। इंग्लिश में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं, ताकि आगे हमको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हम अच्छे से समझ सकें। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इतिहास को एक दृष्टि से उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है। इतिहास को हमने क्या भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में। प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। ठीक है। प्राक इतिहास किसे कहते हैं? ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास बोलते हैं। ठीक है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, किस किस के प्रकार की व्यवसाय थी, कैसी टेक्नोलॉजी थी, आज हम जो विकास करके यहाँ तक आए हैं, इस सब के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है आदि इतिहास। आदि इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का वो भाग जिसमें हमें लिखित सामग्री है, हमारे पास लिखा हुआ विवरण है, बट हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। ठीक है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल में आते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता। ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं, इससे हमको लिखित स्रोत मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे मोहर मिले हुए, लिपि मिली हुई है, पढ़ने में हमको सफलता नहीं मिली है, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको जानकारी नहीं। वैदिक सभ्यता, ठीक है, इसके बारे में भी हमको कोई आइडिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। इसलिए हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाए। तीसरा है इतिहास। ऐसा इतिहास का वह भाग जिसमें लिखित विवरण भी हम जिसको पढ़ने में सफलता भी हासिल कर लिए हैं, तो उसे हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, या उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को हमने आगे चल करके 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इसमें इतिहास का जो स्कोप है, इतिहास का जो स्रोत है, वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। ठीक है। और एक साथ हम उसको पढ़ नहीं पाते, इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने इसको क्या किया, अलग अलग खंडों में बांट दिया। अलग अलग खंडों में बांटने का मतलब इसको 3 खंडों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। जिसके कारण हम इसको आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसका काल तिथि क्या है। ठीक है। सिंधु घाटी कब से कब तक थी, उसका अस्तित्व कब से कब तक था, वजूद कब से कब तक था। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के जन्म 1869 से लेकर के 1948 तक रहे हैं, तो उनका वजूद वहीं से वहीं तक था। ठीक है। उसी प्रकार से हड़प्पा जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता, उसका भी वजूद रहा होगा। ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने उसको अलग अलग काल निर्धारण किया हुआ है, उसको अलग अलग तिथि का नाम दिया हुआ है। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि कौन से विद्वान किस प्रकार का तिथि दिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जॉन मार्शल साहब के द्वारा। ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व रही होगी। ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि इसका जो समय रहा होगा ना, वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व रहा होगा। ठीक है। कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है समझ लेना। सबसे पहले जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है। इससे यह पता चलता है कि उसकी उम्र कितनी है, वह कितना वर्ष पुरानी है। तो इस विधि को जानने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, और यह बहुत ऑथेंटिक है, प्रमाणिक माना जाता है। तो उसका समय काल क्या बताया गया है? 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ठीक। और एक और है 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। ये हमारा कुछ तिथियां हैं, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना राय दिया हुआ है कि
हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कब से कब तक थी, इसका वजूद कब से कब तक था। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके खोज के बारे में थोड़ा सा आ जाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे शुरू हुई और कहां तक हम पहुंचे, जिसके कारण अभी हमको जानकारी प्राप्त है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ने से पहले आप इसको पहले ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देख रहिएगा तो शायद आपको पढ़ने में और सहूलियत मिलेगी, कंफर्टेबिलिटी होगी। ठीक है, आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सिंधु घाटी की खोज के चरण हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक व्यक्ति है चार्ल्स मौसान। ठीक है, कौन है? चार्ल्स मौसान। 1826 ईस्वी में वो क्या करते हैं कि इस क्षेत्र का दौरा करते हैं और वहां से कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं और उसके बारे में कुछ विवरण देते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई किसी को दिलचस्पी नहीं थी, जिसके कारण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? 1826 में सबसे पहले दौरा किसने किया था? चार्ल्स मौसान ने। ठीक है, उसने जानकारी भी दिया था, लेकिन उस पर किसी का वो ध्यान नहीं गया। दूसरा है ब्रंटन बसु। ठीक है, ये क्या कर रहे थे 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या बिछा रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। कहां से कहां तक? कराची से लाहौर तक। कहां से कहां तक? कराची से लाहौर तक। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। ठीक, उसी दौरान उनको क्या हुआ कि जब रेल लाइन बिछा रहे थे तो उस समय उनको नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले, जिसके कारण उन लोगों ने उसको क्या किया, निकाल निकाल करके रेलवे लाइन के नीचे बिछाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उससे संबंधित कुछ प्रमाण भी दिए थे, कुछ पुरावस्तु भी मिले थे, जिसके कारण उन्होंने दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में किसी को ध्यान नहीं दिया गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हमको इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है, उसी समय में एक तीसरे व्यक्ति थे, कनिंघम। ठीक है, ये उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण जनरल थे। कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण जनरल। ठीक है, कौन थे? कनिंघम साहब। ठीक है, इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। 1853 और 1856 दो बार इन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया जहां पर रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी। ठीक है, हुआ क्या था कि इस दौरान जब उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने देखा कि यह हमारे कोई महत्व का नहीं है। इसका कारण यह था कि उनकी दिलचस्पी चौथी से लेकर के 7वीं सदी तक जो लिखित स्रोत थे, उनकी दिमाग उस पर टिकी हुई थे। ठीक है, हुआ क्या था कि उस समय उनका दिलचस्पी था कि भारत का जो विकास जो हुआ होगा कहीं ना कहीं वह गंगा किनारे हुआ होगा, तो उनका दिमाग वहां पर था और यहाँ पर दौरा किए हुए थे, तो यहाँ पर कोई दिलचस्पी नहीं थी। और कुछ पुरातत्व वस्तु भी मिलने के कारण फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इनके हाथ से भी चली गई। ठीक है, समझ में आ पा रहा है? उसके बाद से जॉन मार्शल साहब। क्या नाम है? जॉन मार्शल साहब। ठीक है, 1920 के दशक में ये भी भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? सर्वेक्षण जनरल थे। उस समय उन्होंने दो व्यक्तियों को हायर किया जो पुरातत्ववेत्ता थे। एक का नाम था दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। और दूसरे का नाम था राखाल दास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कहां? रावी नदी के बाएं तट पे। कहां? रावी नदी के बाएं तट पर। किसकी खोज की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की। कब की? 1922 में। कहा? सिंधु नदी के दाएं तट पे। सिंधु नदी के दाएं तट पे। ठीक है, और उसके बाद से इन दोनों ने जब वहां के पुरावस्तुओं को ला करके जॉन मार्शल साहब को दिया, उसके महत्व को उन्होंने समझा और उसके बाद से 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में मार्शल साहब ने विधिवत घोषणा की। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता भी एक प्रकार की सभ्यता थी जो इतने समय से इतने समय तक रही होगी। ठीक है, और ये दुनिया की बहुत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। समझ पा रहे हैं आप? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो हमने दोस्तों देखा कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़कर हम देखते हैं इसके नामकरण के बारे में। ठीक है, कि सिंधु घाटी के अलावा और कौन कौन से नाम शामिल किया गया है या और कौन कौन से नाम जानते हैं। ठीक है, तो नामकरण में हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसकी खुदाई सिंधु नदी के घाटी में हुई थी। ठीक है, सिंधु नदी के अगल बगल में हुई थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता बोला गया। इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम भी देते हैं। सिंधु घाटी को क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज हड़प्पा जगह पर हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी, हड़प्पा जगह पर हुई थी, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे हम पहली शहरी या पहली नगरी सभ्यता बोलते हैं। इसका कारण यह है कि अभी तक जितने भी हमको पूरा स्थल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, खंडहर मिले हुए हैं, वह सब में सबसे प्राचीन अगर कोई शहरी सभ्यता मिली हुई है तो वह कौन है, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, इसलिए हम इसे पहली शहरी या नगरी सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर शहर कोई था तो वह कौन था, हड़प्पा था। कौन था, हड़प्पा था। इसके अलावा इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, कांस्य युगीन। उस समय लोग कांसे के बने बर्तन का प्रयोग ज्यादा करते होंगे। ठीक है, इसका प्रमाण मिला हुआ है कि कांसे के बर्तन ज्यादा मिले हुए हैं। और कांसा क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो तांबा और टीन, ये दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस समय लोग तांबा और टीन को जानते थे। इसके अलावा इसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि उस समय तांबा और पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, इन दोनों सामानों का भरपूर प्रयोग होता होगा और ये सब पुरावस्तु के रूप में हमें मिली हुई है, जिसके आधार पर हम इसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये तो हमने कह दिया कि सिंधु घाटी के ये सब नाम हैं बहुत सारे, जैसे एक आदमी को बहुत सारे नाम होते हैं, इसी तरह से इसके भी बहुत सारे नाम हैं। अब देख लेते हैं सभ्यता के प्रकार के बारे में कि सभ्यता कितने प्रकार की होती है। तो आमतौर पर सभ्यताओं को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं, एक शहरी और दूसरी ग्रामीण। तो शहरी के रूप में हमने आपको बता दिया था हड़प्पा। ग्रामीण सभ्यता कौन कौन थी, तो देखिए, एक मिस्र की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता और तीसरा चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्या बोलते हैं, सुमेरिया की सभ्यता। मिस्र जो सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है, वह नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता के विकास दजला और फरात नदी। चीन का जो भी सभ्यता का विकास हुआ है वह पीला सागर, येलो सागर जिसको बोलते हैं। तो हमने बता दिया कि ग्रामीण सभ्यता में मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता थी, और कहीं ना कहीं इनका भी विकास कहाँ हुआ है, नदियों किनारे। तो अभी तक हमने जितने भी सभ्यताओं को हमने ढूंढा हुआ पूरा स्थल के रूप में, कहीं ना कहीं उनका विकास नदियों किनारे हुआ है। ठीक है, तो उस समय यह माना जाता होगा कि नदियों के किनारे बहुत सारे फैसिलिटी मिलती होगी, जिसके कारण वहां पर ये सभ्यताएं डेवलप हुई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते चलते दोस्तों, आप सभी से एक सवाल, अब आपको यह बताना है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। कल हम जब अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब हम उसको बताएंगे अगले टॉपिक पढ़ाने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए, मस्ती से पढ़िए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार में नहीं होता है, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए। कहा जाता है कि मोर प्रैक्टिस मोर गेन।
इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी समझ उतनी ज़्यादा बढ़ते जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।